नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के जो टॉपिक्स हैं वो हैं टैक्सेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस, टर्म्स रिलेटेड टू टैक्सेशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। फिर मैं आपको बताऊंगा सरचार्ज और सेस में क्या डिफरेंस होता है, और लास्ट में हम करेंगे डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैक्सेशन क्या है। टैक्स इज अ पेमेंट कंपल्सरली कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स और कंपनी बाय द गवर्नमेंट। तो टैक्स में ऐसा है कि गवर्नमेंट ने अगर आपके ऊपर टैक्स लगाया है कोई, ठीक है, तो उसमें आप मना नहीं कर सकते कि ये टैक्स मैं पे नहीं करूंगा। तो इसमें क्या है कि कंपल्सरी पेमेंट है जो इंडिविजुअल और कंपनी को पे करनी होती है गवर्नमेंट को। प्रोसीड्स फ्रॉम टैक्सेस आर यूज्ड फॉर कॉमन बेनिफिट्स, हेंस देयर इज नो डायरेक्ट क्विड प्रो क्वो इन्वॉल्व इन द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। और टैक्सेस से जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें ये नहीं है कि अगर आपने 40,000 रुपीज़ टैक्स दिया है तो आपको डायरेक्टली 40,000 रुपीज़ का बेनिफिट होगा। तो डायरेक्ट क्विड प्रो क्वो हम कहते हैं ना, एक डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता, बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपसे 40,000 रुपीज़ लिया है तो आपको 40,000 का बेनिफिट देगी गवर्नमेंट। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो एक्सचेकर या टैक्स पेयर के पैसे के लिए अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को बताना ही पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ लगाए और कैसे लगाए। तो जनरली होता है टैक्स में कि गवर्नमेंट जो रिच और वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं उनसे पैसा लेकर गरीबों या फिर कॉमन जो बेनिफिट है उसके लिए यूज करती है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम टैक्सेस आर यूज्ड फॉर द कॉमन बेनिफिट्स। अब टैक्स एक्सपेंडिचर का मतलब है कि रिवेन्यू फॉरगोन एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जम्पशंस एंड कंसेशंस, ठीक है। और किसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मान लीजिए अगर आप गवर्नमेंट के पास 1 लाख करोड़ टैक्स आना था, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ कंसेशन दे दी कंपनीज को या इंडिविजुअल्स को, उसके कारण क्या आया, 80,000 करोड़ टैक्स आया, यानी कि 20,000 करोड़ जो गवर्नमेंट ने कंसेशंस दिया, ठीक है, या फिर एग्जाम्पशंस दी लोगों को, वो आपका होता है टैक्स एक्सपेंडिचर। इसको आप ये इससे कंफ्यूज मत करना कि भाई जो गवर्नमेंट को टैक्स इकट्ठा करने में जो खर्चा हुआ वो नहीं होता टैक्स एक्सपेंडिचर, क्योंकि ऑप्शंस में आपको 2-3 टर्म वो आएंगे, ऑप्शंस ऐसे कंफ्यूजिंग होंगे। तो आपको ये याद रखना है टैक्स एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, रिवेन्यू फॉरगोन एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जम्पशंस एंड कंसेशंस। तो जो भी गवर्नमेंट ने कंसेशन दी या एग्जाम्पशन दिए उनके कारण जो कम रिवेन्यू आई, ठीक है, जो भी रिवेन्यू उसके कारण चली गई, ठीक है, वो होता है आपका टैक्स एक्सपेंडिचर। अब है टैक्स इम्पैक्ट। तो टैक्स इम्पैक्ट क्या है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज एंटिटी ऑन हुम टैक्स इज इम्पोज, एग्जाम्पल कंपनीज। तो जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया, तो वो आपका क्या होता है, टैक्स इम्पैक्ट बोलते हैं उसको। जबकि टैक्स बर्डन या फिर इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है, फाइनल रेस्टिंग प्लेस दैट इज हु एक्चुअली पेज द टैक्स, एग्जाम्पल कंज्यूमर्स। मान लीजिए कोई इनडायरेक्ट टैक्स है जैसे कि जीएसटी है, तो लगा कंपनीज के ऊपर, हाल ठीक है, लेकिन कंपनी आप देखना फाइनली कोई भी गुड्स हो तो उसका टैक्स जो फाइनली जो बियर कौन करता है, वो कंज्यूमर ही करता है, पे तो उसको ही करना पड़ेगा आखिरी में आगे। कंपनी अपनी जैसे थोड़ी पे करेगी आपका जो भी होता है जीएसटी, तो वो कंज्यूमर से लेती है। तो जो फर्स्ट वो जो पॉइंट होता है ना इस पर लगाती है वो, तो उसको बोलते हैं टैक्स इम्पैक्ट। और जो फाइनली बर्डन पे करता है टैक्स का, जो बर्डन इसके ऊपर आता है, वो होता है आपका टैक्स बर्डन या इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब है नेगेटिव टैक्स। तो नेगेटिव जो सब्सिडी है उसमें क्या होता है, टैक्स में तो गवर्नमेंट पैसा लेती है लोगों से, सब्सिडी में लोगों को पैसा देती है, तो सब्सिडी को हम नेगेटिव टैक्स भी बोलते हैं, नेगेटिव इनकम टैक्स। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। द टैक्सेस हैव बीन वेरियसली क्लासिफाइड। तो डिफरेंट तरीके हैं टैक्सेस के, भाई डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, एड वैलोरम टैक्सेस, स्पेसिफिक टैक्सेस। तो देयर कैन बी मैनी क्लासिफिकेशंस। तो हम इसमें जो बात करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स, एग्जाम्पल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। तो इसमें जिसके ऊपर टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने उसी को वो पे करना पड़ेगा। तो बर्डन क्या, वो अपना टैक्स का बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। ये होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। इसके एग्जाम्पल है आपके इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, और भी ऐसे कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स भी होता है, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्ट टैक्स हो गए। अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड होली और पार्टली टू अदर्स। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो टैक्स का बर्डन है वो आप पार्टली या होली किसी और पे शिफ्ट कर सकते हो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। जैसे एग्जांपल बात करें जीएसटी लेविड ऑन द सेलर बट अल्टीमेटली कंज्यूमर पेज। ये मैंने आपको बताया कि जीएसटी लेवी तो होता है कंज्यूमर के ऊपर ही, ठीक है, लेकिन वो लेवी तो होता है सेलर के ऊपर, जो मैंने एग्जांपल बताया, या जो, ठीक है, जो बेचने वाला है उसके ऊपर, लेकिन वो फाइनली पैसा लेता किससे है, वो कंज्यूमर से पैसा लेता है, और पे किसको करना पड़ता है, कंज्यूमर को। तो ये जो टैक्स है इसमें क्या होता है, बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन या अदर एंटिटी। तो ये होते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब अगर और क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्रोपोर्शनल टैक्सेस, प्रोग्रेसिव, ये काइंड ऑफ टैक्सेस है,
ठीक है, ये आपको बताता हूँ। कोई भी टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स कब कहते हैं उसको, कि टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम इज कांस्टेंट ओवर ऑल इनकम लेवल। इसमें जो टैक्स का रेट होगा ना, वो आप नीचे टेबल में देखिए। प्रोपोर्शनल टैक्स में, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन में आपकी चाहे इनकम कितनी भी हो, जो टैक्स का रेट है वो सेम ही रहता है। जैसे एग्जांपल पे देखो टेबल में, कि अगर आपकी इनकम 1000 रुपीज़ है तब भी आपके ऊपर 10% टैक्स लग रहा है। अगर आपकी इनकम बढ़ के 10,000 हो गई है तब भी आपके ऊपर टैक्स लग रहा है 10% ही। तो इसमें जो रेट है ना, जो वो टैक्स रेट है वो सेम ही रहता है। तो ये आपका प्रोपोर्शनल टैक्स। अब है प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, जो टैक्स लाइबिलिटी राइजेज विद इनकम, जैसे जैसे आपकी ये इनकम बढ़ेगी तो आपका जो टैक्स रेट क्या है वो बढ़ता रहेगा, तो टैक्स लाइबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो आप टेबल में देखिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर जो टैक्स रेट है 1000 वाले के, जो बंदा अगर 1000 रुपीज़ कमा रहा है तो उसके ऊपर 10% है। कोई 10,000 कमा रहा है तो टैक्स रेट बढ़ गया, वो कितना होगा 20%। तो प्रोग्रेसिव टैक्स के अंदर क्या होता है, आपकी जो ये है टैक्स रेट या टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती है विद द राइज इन इनकम। रिग्रेसिव टैक्स में क्या होगा, रिग्रेसिव टैक्स में क्या होगा, टैक्स लाइबिलिटी फॉल विद इंक्रीज इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ, ये इसका मतलब है गरीब लोग ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं अमीर लोगों के कंपेरेटिवली, तो ये इसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। एग्जाम्पल देखिए आप रिग्रेसिव टैक्स वाली टेबल में, इसमें क्या है 1000 रुपीज़ जो कमा रहा है उसको 10% टैक्स पे करना है, और जो 10,000 कमा रहा है उसको 1% देना पड़ा, यानी कि टैक्स रेट क्या हुआ आपका कम हो गया विद द राइज इन इनकम। अब देखिए जो 1000 रुपीज़ कमा रहा है 10% टैक्स देगा तो उसको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा टैक्स, और जो 10,000 कमा रहा है उसको 1% देना पड़ रहा है टैक्स, तो उसको भी 100 रुपीज़ देना पड़ेगा टैक्स। लेकिन जो 1000 रुपीज़ कमा रहा है उसके लिए 100 रुपीज़ ज़्यादा मैटर कर रहे हैं जब उस कंपेयर टू वो टैक्स पेयर जिसके जो 10,000 रुपीज़ कमा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, विद द राइज इन इनकम आपका जो टैक्स रेट या टैक्स लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये ऐसे टैक्स को क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव टैक्सेस। इसके बाद हम देखते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू टैक्सेशन। पहला टैक्स बायोन्सी। टैक्स बायोन्सी क्या है, कि परसेंटेज चेंज इन जीडीपी विद द ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। तो ये क्या शो करती है कि आपकी जो टैक्स रेवेन्यू है वो कितना चेंज हुआ है आपकी जीडीपी चेंज होने के कारण। तो टैक्स बायोन्सी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन द टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के अंदर कितना चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन जीडीपी। तो जैसे जैसे कंट्री की जीडीपी चेंज हुई है, बढ़ी या कम दोनों साइड में, तो टैक्स रेवेन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है। तो प्रोपोर्शनेट चेंज जो आपके टैक्स रेवेन्यू हुआ है विद रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन जीडीपी, ये कौन शो करता है, टैक्स बायोन्सी शो करती है। तो ये जो चेंज होते हैं दो कारण हो सकते हैं, या तो ऑटोमेटिक हो सकता है। ऑटोमेटिक कैसे, कि जैसे आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो आपके क्या हुआ, लोग ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे कारण क्या हो गया, आपकी टैक्स रेवेन्यू में चेंज आ गया। ये तो क्या ऑटोमेटिक। और एक होता है डिस्क्रिशनरी चेंजेस, इसको बोलते हैं एडजस्टेड टैक्स रेवेन्यू। ये कैसे होता है, या तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाए, टैक्स रेट बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, तो उसके कारण ज़्यादा रेवेन्यू आ गई, ठीक है, जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, और उसके साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स रेट बढ़ा दिया, या फिर क्या क्या कवरेज बढ़ गया, टैक्स बेस बढ़ गया, ज़्यादा लोग अब टैक्स पे कर रहे हैं, तो इस कारण भी क्या हो सकता है, आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकता है। अब आ टैक्स इलास्टिसिटी। टैक्स इलास्टिसिटी क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन द टैक्स रेवेन्यू इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन टैक्स रेट। ऊपर वाला था कि जीडीपी के रिस्पॉन्स में कैसा टैक्स रेवेन्यू चेंज हो रहा है। ये जो टैक्स इलास्टिसिटी है, ये क्या शो करती है, परसेंटेज चेंज इन द टैक्स रेवेन्यू इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन टैक्स रेट। तो टैक्स रेट अगर गवर्नमेंट ने चेंज किया तो उसके रिस्पॉन्स में कितना आपका टैक्स रेवेन्यू चेंज हो रहा है। इसके बाद लाफर कर्व, ठीक है, तो लाफर कर्व क्या शो करता है, ये देखिए ग्राफ जो है आपका, ये लाफर कर्व ही है। तो लाफर कर्व शो करता है द रिलेशन बिटवीन द टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। कि जैसे जैसे आप देख राइट साइड में कर्व है उसको देखिए, कि जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ा रही है गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसके अगर रेवेन्यू बढ़ रही है तो इसमें क्या होगा, आपका ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है। तो एक पॉइंट के बाद आप देखने जहाँ पे ऊपर पीक पहुँच गया, उसके बाद अगर टैक्स रेट बढ़ाने के बाद क्या हुआ, टैक्स रेवेन्यू कम हो रही है। तो लाफर कर्व क्या शो करता है कि टैक्स रेट के बढ़ाने से या कम करने जो भी है, तो रेवेन्यू में क्या चेंज आ रहा है, तो ये शो करता है आपका लाफर कर्व, ठीक है। और टैक्स इलास्टिसिटी क्या होती है, कितना चेंज आया किसमें, रेवेन्यू में, विद रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द टैक्स रेट। उसके बाद है टॉबिन टैक्स। तो टॉबिन टैक्स क्या होता है, व्हेन अ फॉरेन कैपिटल एंटर्स और लीव अ कंट्री। ये एक प्रपोज टैक्स है, अभी तो लगाया नहीं गया। तो ये किस पे लगाने की बात होती है, जो FIIs है, ठीक है, जो फॉरेन कैपिटल आ रहा है एक इंडिया में मान लो आया है, ठीक है, तो आने पे भी और एग्जिट करने पे भी। इसमें क्या था कि इनको जो वॉलेटिलिटी कम करने के लिए टैक्स लगाया जा रहा था, कि FI क्या आती फटाफट आती थी, और जब इनको लगता था कि बाहर निकलना है क्राइसिस है, फटाफट वो कंट्री से बाहर अपना पैसा निकाल लेती थी। तो इस वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए, इनकी मूवमेंट की वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए टोबिन टैक्स प्रपोज था, हालांकि अभी तक ये लगाया नहीं गया।
अब हम देखते हैं पिगोवियन टैक्स। पिगोवियन टैक्स क्या होता है? पिगोवियन टैक्स इज इम्पोज ऑन द बॉडीज दैट हैव नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो जो ऐसी एंटिटी या बॉडीज होती है जो जिनकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है उन पे जो टैक्स लगाया जाता है, जैसे कोई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है उस पर हो गया, ठीक है, स्मोकिंग इंडस्ट्री हो गई, इन पे हो गया, तो इन पे जो ऐसी या कोई स्मोक कर रहा है, ठीक है, तो स्मोकिंग के ऊपर हो गया। तो जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जिन चीज़ों के उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं पिगोवियन टैक्स। ये डिफरेंट टर्म्स है। अब हम देखेंगे मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ये क्या होता है? ऐसी कंपनी होती है, कुछ कंपनियां होती हैं जो प्रॉफिट तो काफ़ी कमा रही होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जो एग्जाम्शंस होते हैं उनके थ्रू प्रॉफिट उठा के ये लोग क्या करती हैं, तो उसका फ़ायदा उठा के वो क्या करती हैं कि अपनी टैक्स लाइबिलिटी बहुत कम दिखाती है, या फिर कई केसेस में तो बिल्कुल जीरो दिखा देती है। तो प्रॉफिट तो कंपनी कमा रही है, लेकिन एग्जाम्शंस का फ़ायदा उठा के वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को बिल्कुल जीरो या बहुत कम दिखाती है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आपको एक मिनिमम टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। तो वो टैक्स जो लगाया गया वो बोला गया मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। और ये इन जो कंपनी है जो ऐसा करती है उनको बोलते हैं जीरो टैक्स कंपनीज। तो इट इज लेविड ऑन द कंपनीज दैट शो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो शो कर रही है, काफी प्रॉफिट आ रहा है, बट डू नॉट पे इनकम टैक्स, पर इनकम टैक्स पे नहीं करती है। ऐसी कंपनीज को बोलते हैं जीरो टैक्स कंपनीज। कंपनीज कैन रिड्यूस देयर लाइबिलिटीज थ्रू वेरियस एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस प्रोवाइडेड इन द टैक्स लॉ। तो टैक्स लॉ के अंदर जो कुछ एग्जाम्पशंस होते हैं, डिडक्शन होते हैं, लोग उन्हीं लूप होल्स का फायदा उठा के ये लोग क्या करते हैं, अपनी टैक्स लाइबिलिटी बहुत कम कर देती है। There have been instances of some companies even managing to show nil taxable income despite making substantial profits। ये मैंने आपको बताया कई बार क्या होता है, प्रॉफिट शो, काफ़ी कंपनी प्रॉफिट कमा रही होती हैं, फिर भी एग्जाम्पशंस का फायदा उठा के वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी बिल्कुल नील के अराउंड भी शो कर देती है। तो मैट वॉज इंट्रोड्यूस टू ब्रिंग दीज जीरो टैक्स पेइंग कंपनीज विद इन द एम्बिट ऑफ इनकम टैक्स एंड मेक देम पे अ मिनिमम अमाउंट इन द टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो मैट इसीलिए लाया गया कि ऐसी कंपनी जो जीरो टैक्स कंपनीज है वो एक मिनिमम अमाउंट कम से कम गवर्नमेंट को पे करें। उसके बाद है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस ये लगता अलग चीज, अलग एंटिटीज पे है। तो जो कंपनीज जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन पे लगता है मैट, ठीक है, और बाकी जो है उन पे लगता है एएमटी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। द सेम काइंड ऑफ टैक्स इम्पोज ऑन द कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट अदर देन कंपनीज। तो कंपनीज को छोड़ दो, कंपनीज पे लगेगा मैट, उनके अलावा जो बाकी एंटिटीज कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लाइक जैसे कि पार्टनरशिप फर्म्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स एक्सेट्रा, इनके ऊपर क्या लगता है आपका अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कब होता है कि जब मान लीजिए कोई कंट्री है वो इंपोर्ट कर रही है रॉ मटेरियल, ठीक है, और फिनिश गुड भी, लेकिन जो ड्यूटी लग रही है किसके ऊपर, आपके रॉ मटेरियल के ऊपर जो है ड्यूटी वो ज़्यादा है, ठीक है, और फिनिश गुड के ऊपर क्या है, कम है। तो इससे क्या होएगा, अगर मान लीजिए स्टील है, ठीक है, तो स्टील के ऊपर अगर ड्यूटी ज़्यादा लग रही है, तो अगर हमने स्टील इंपोर्ट किया, उसमें ड्यूटी ज़्यादा है कंपेयर टू मशीन जो बना रहे हम, तो हमने स्टील से स्टील लिया, इंपोर्ट किया, उस पर ड्यूटी लगी ज़्यादा हमारे ऊपर, ठीक है, तो हम जो मशीन बनाएंगे तो वो भी हमारी क्या बनेगी, महंगी बनेगी। अब हमारी मशीन अगर महंगी बनेगी तो कंट्री में लोग क्या होता है, जो हमारी जो मशीन है उसको हम ना तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी महंगी है, और हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो भी क्या सोचेंगे कि हम डोमेस्टिक बनाई जो मशीन हमारी कंट्री बनी है उसके बजाय हम क्या कर लेते हैं कि बाहर से मशीन को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो इससे हमारी कंट्री में क्या होगा, जो प्रोडक्शन है ना मशीन्स का वो कम हो जाएगा। तो इसी ऐसे ड्यूटी स्ट्रक्चर को जिसमें रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटी ज़्यादा है कंपेयर टू फिनिश प्रोडक्ट्स, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, ड्यूटीज ऑन फिनिश प्रोडक्ट्स जैसे मशीन इज लोअर देन द रॉ मटेरियल, स्टील एग्जाम्पल यहाँ पे, नीडेड टू प्रिपेयर इट मेक्स द डोमेस्टिक प्रोडक्शन अनकॉम्पिटेटिव। ये मैंने आपको बताया कि अगर रॉ मटेरियल पे ड्यूटी अगर क्या है ज़्यादा है कंपेयर टू फिनिश प्रोडक्ट्स के, तो ऐसे ड्यूटी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं आप, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब है ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है, प्राइस विच इज पेड फॉर द गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स अदर यूनिट्स सिचुएटेड इन डिफरेंट कंट्रीज। तो एक जो पेरेंट कंपनी है, ठीक है, वो अगर अपने जो दूसरी सब्सिडरीज को जो प्राइस पे अपना सामान बेचती है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। अब इसमें क्या होता है, कई बार ये क्या करते हैं, इसको अपना प्रॉफिट शिफ्ट करने के लिए ना इसको प्राइस को क्या करते हैं कंपनी चेंज करती है। ये आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। आप इस राइट साइड में एग्जांपल देखिए, जो पेरेंट कंपनी है फ्रांस में एक कंपनी है, ठीक है, उसने क्या किया, एक प्रोडक्ट बनाया 15 रुपये का, ठीक है। अब वो क्या करती है, इंडिया में वही प्रोडक्ट वो 18 रुपीज़ का देती है और श्रीलंका में वो प्रोडक्ट देती है 12 रुपीज़ का। ये अपनी सब्सिडरीज को बेच रही है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि इनको पता है कि इंडिया में जो है ना टैक्स ज़्यादा है, अगर एग्जांपल मान लेते हैं कंपेयर टू श्रीलंका, तो ये क्या ऐसी कंपनीज क्या करेंगी, इंडिया में अपना प्रॉफिट कम दिखाएंगी, ठीक है, और श्रीलंका में अपना प्रॉफिट क्या करेंगी, ज़्यादा दिखा देंगी।
तो इंडिया में इनका प्रॉफिट कम दिखाने से फायदा ये होता है कि इनको कम प्रॉफिट दिखाएंगे तो कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अपना टैक्स पे बचाने के लिए ये क्या करती है, ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज़ करती है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, 18 रुपये में इंडिया में भेजा, और बेचा कितने में उस कंपनी में इंडिया में, $20 में, ठीक है, सॉरी रुपीज़ नहीं, डॉलर में, $18 में इन्होंने इंडिया में दिया, और $20 में मान लो उसका जो रेट आया वो इंडिया में उस कंपनी ने बेच दिया। तो इनको प्रॉफिट इन्होंने दिखाया ₹2। हालांकि अब ये जो यही माल ये श्रीलंका वाली कंपनी को, अपनी जो उनकी सब्सिडरी है उसको बेचेंगे $12 का, और बेचा उन्होंने भी $20 का ही, पर यहाँ पे प्रॉफिट क्या दिखा, ज़्यादा दिखा दिया, $8। ये इन्होंने इसलिए किया क्योंकि श्रीलंका में अगर उनका टैक्स कम लग रहा है तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा दिखाते हैं। तो इससे क्या होता है, इनका टैक्स पे सेविंग होती है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, प्राइस विच इज पेड फॉर गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स अदर यूनिट्स सिचुएटेड इन द डिफरेंट कंट्रीज। एग्जाम्पल देखो, एन एमएनसी सब्सिडरी इंडिया एंड एल्सवेयर, एक एमएनसी की सब्सिडरी बता दिया मैंने एग्जाम्पल कि इंडिया और श्रीलंका में मान लो। इफ द कॉर्पोरेट टैक्स इज हायर इन इंडिया देन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय द एमएनसी टू द टू सब्सिडरी इज शोन डिफरेंटली। तो वो डिफरेंट शो करेगी, यहाँ पे दिखा दिया ₹18 और श्रीलंका में दिखा दिया ₹12। हायर इन इंडिया लेस इन द अदर कंट्री, इन दैट केस इंडियन सब्सिडरी शोज लेस प्रॉफिट, ये दिखाया मैंने आपको, ₹2 दिखा रही प्रॉफिट, एंड टैक्स लाइबिलिटी इज द लेस। दिस इज डन टू शिफ्ट द प्रॉफिट टू द लो टैक्स रीजन। तो उन्होंने प्रॉफिट अपना श्रीलंका में कर दिया, वहाँ पे उनको लो टैक्स लगेगा और कंपनी को कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉफिट फायदा ही होगा कंपनी को, इसलिए ये क्या करते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज़ करते हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रिंसिपल है वो है आर्म लेंथ प्रिंसिपल। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग को कंट्रोल करने के लिए आपको 3-4 ऑप्शन देंगे, तो उसमें आपको चूज करना है कि आर्म लेंथ प्रिंसिपल जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग को क्या करता है, कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल करने के लिए मेजर है। तो आर्म लेंथ प्राइसिंग में क्या कहते हैं कि जो भी पेरेंट कंपनी है या फिर दो इंडिविजुअल कंपनी आपस में डील कर रही है, तो वो ऐसे डील करें कि वो क्या है कि एक फेयर और ऑब्जेक्टिवली डील करें। ये नहीं कि कोई प्रेशर में आके कर रही है या कोई कंट्री एक कंपनी दूसरी कंपनी को फेवर कर रही है। तो ये जो है आपका आर्म लेंथ प्रिंसिपल ये कहता है, इट इज़ अ रेमेडी टू दिस, जो आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग है इसकी रेमेडी क्या है, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, विच मीन्स दैट द टू रिलेटेड पार्टीज डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइसिंग मस्ट बी डन ऑब्जेक्टिवली एंड कमर्शियली। तो जो भी ये दो रिलेटेड पार्टी, मान लो फ्रांस की कंपनी है पेरेंट कंपनी और इनकी सब्सिडरी है, तो इनमें जो प्राइसिंग होनी चाहिए ना, ये कैसे होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिवली और कमर्शियली होनी चाहिए। बोथ पार्टीज डील इन द डील आर एक्टिंग इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी प्रेशर फ्रॉम द अदर पार्टी। ये बिल्कुल अपने दोनों अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में करें, ठीक है, और ना कि और क्या करें, इसमें मतलब कोई प्रेशर होना चाहिए दूसरी पेरेंट कंपनी के ऊपर या फिर सब्सिडरी के ऊपर, उसके ऊपर। तो ये जो ऑब्जेक्टिवली और कमर्शियली जो प्राइसिंग होती है ना डिटरमाइन, तो वो अब कमर्शियली के हिसाब से क्या होना था कि फ्रांस वाले जो कंपनी है वो ₹15 में इंडिया को देती और $15 में इंडिया को देती और $15 में श्रीलंका वालों। ये तो होता है आपका बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली और कमर्शियली आप क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। अब हम देखेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन अ क्लॉज 12A ऑफ द आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द GST इज डिफाइंड एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसका मतलब मीन्स एनी टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है, एक्सेप्ट टैक्सेज ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, सर्विस मीन एनीथिंग अदर देन द गुड। तो जो भी गुड्स और सर्विस के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, एक्सेप्ट किसके ऊपर, एल्कोहल लिकर कंजप्शन के ऊपर, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को, इसको छोड़ के, तो इस टैक्स को क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सर्विस में गुड्स को छोड़ के जो बाकी चीजें उनको सर्विस माना गया इसमें। इन इंडिया GST वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड as 122nd Constitutional Amendment Bill and passed as the 101 Constitutional Amendment Act। तो 122 जो था वो तो Constitutional Amendment Bill था, ठीक है, और जो एक्ट पास हुआ वो 101 Constitutional Amendment Act की तरह पास हुआ था ये। अब ये जो GST ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है या फिर कंजप्शन टैक्स है, लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये याद रखना, ये GST क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है और कंजप्शन बेस्ड है, कंजप्शन पे लगेगा। अब हम देखते हैं इसके कुछ देखो GST जो है ना ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। क्यों? बिकॉज इट हैज सब्स्यूम्ड ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सेप्ट फ्यू स्टेट टैक्सेस। तो इसने जितने भी हमारी कंट्री में पहले काफ़ी जगह पे ना अलग अलग टैक्सेस लगते थे, उन सबको सब्स्यूम करके हमने क्या बनाया, GST बना दिया, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को। और क्या मल्टी स्टेज है, डिफरेंट स्टेजेस पे लगता है। इट इज़ इम्पोज्ड ऑन एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन process but refunded to all parties in various stages of production other than the final consumer। अब ये क्या हुआ, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि डिफरेंट स्टेजेस पे लगेगा और जो पहले जिसने टैक्स पे कर दिया उसको क्या होता है, ये रिफंड भी हो जाता है। अब एग्जांपल देखिए, स्टील मैन्युफैक्चरर है, उसने ₹150 का स्टील की शीट बनाई, ठीक है,
उसने उसको जो व्हीकल जो बनाने वाला है उसको बेचा, तो उसने जीएसटी जो पे किया, ठीक है, वो किया 18% पे 27 रुपीज़ जीएसटी पे किया स्टील मैन्युफैक्चरर ने, ठीक है। अब जो व्हीकल वाले के पास आया, उसने क्या किया, 200 रुपये अपनी गाड़ी तैयार कर ली, ठीक है, और उसको क्या किया, अब उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा आगे कस्टमर को बेचने के लिए। तो उसने क्या किया, 28% पे व्हीकल के ऊपर टैक्स पे किया जीएसटी। तो उसका जो 28% आ रहा था वो 56 रुपीज़ आ रहा था, लेकिन जो नेट जीएसटी वो पे करेगा वो कितना करेगा, 56 माइनस 27। तो क्योंकि 27 जो ऑलरेडी स्टील मैन्युफैक्चर था वो पे कर चुका था, ठीक है, तो इसलिए इसको जो इफेक्टिवली जो टैक्स पे करना पड़ा वो कितना पड़ा, 29। तो आप देख लो डिफरेंट स्टेजेस पे लग रहा है एक तो ये, और जो पहले वाला टैक्स पे जो कर चुका है वो जो बाद वाला जो बायर होता है उसके उसमें से क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो ये क्या है, जो टैक्स है वो रिफंड हो जाता है इसमें, ठीक है। अब जो फाइनल कंज्यूमर है उसको वो गाड़ी अगर मिल रही है 500 रुपीज़ में, तो उसको क्या करना, फिर 18% पे 90 रुपीज़ और जीएसटी पे करके, यानी 590 रुपीज़ में उसको क्या मिलेगी, गाड़ी मिलेगी आप। तो ये आ गया आपका जीएसटी का प्रोसेस। तो इसमें क्या डिफरेंट स्टेजेस पे लगता है, और जो सेलर है उसको क्या होता है, रीएम्बर्स हो जाता है आपका टैक्स, सॉरी जो बायर है उसको टैक्स होता है, रीएम्बर्स हो जाता है सेलर की तरफ से। तो ये देखना आपको, हेयर द टैक्स पेड ऑन द इनपुट इज एडजस्टेड विद द टैक्स पेएबल ऑन द आउटपुट। तो जो आउटपुट पे जो टैक्स पे किया है, हेयर द टैक्स पेड ऑन द इनपुट इज एडजस्टेड विद द टैक्स पे ऑन द आउटपुट। अगर जो इनपुट खरीदा था उसने, उस पर अगर ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा है, तो वो क्या होता है, फाइनल में से क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, टैक्स लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट और टैक्स क्रेडिट, और इस चीज़ को बोलते हैं टैक्स क्रेडिट। और ये क्या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जो डेस्टिनेशन में जहाँ पे या फाइनल कंजम्पशन जहाँ हो रही है वहीं पे टैक्स लगता है। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एज कलेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। There is a mutual surrender of powers between center and state to form a uniform national taxation system where both gains it, and it is a case of cooperative federalism। जीएसटी के बारे में कहा जाता है कि स्टेट और सेंटर दोनों ने अपनी टैक्सेस की पावर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की है, ठीक है, उन्होंने सरेंडर किया कुछ पावर, स्टेट ने भी सेंटर ने भी, ताकि एक कॉमन टैक्स आ पाए जो पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी लेके आए। ऐसा है जीएसटी टैक्स। और ये अगर आपको कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल लिखना हो तो आप जीएसटी का एग्जांपल लिख सकते हैं। इसका जो मोटो वो क्या है, वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। This tax is introduced with the intention of simplifying indirect tax landscape of the country. There are multiple indirect taxes levied by the center and the state. Most of them are subsumed into GST। ये मैं आपको बता रहा था कि जीएसटी से पहले काफ़ी सारे टैक्सेस होते थे, ठीक है, सेल्स टैक्स हो गया जैसे कि, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी हो गया, तो ये काफ़ी सारे जो टैक्स हो गया वो सबस्यूम कर लिया जीएसटी के अंदर। और कुछ टैक्सेस हैं वो अभी भी लगते हैं जीएसटी के अलावा भी, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कौन कौन से टैक्स सबस्यूम हुए हैं और कौन कौन से अभी भी एग्जेम्प्टेड है। कौन कौन से टैक्स अभी भी लगते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है, सारे एक टैक्स के अंदर आगे वो है जीएसटी। और इसके बाद क्या है कि टू अवॉइड कास्केडिंग इफेक्ट, अब कास्केडिंग इफेक्ट बताऊंगा आपको, एंड टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन द इनडायरेक्ट टैक्स थ्रू आउट द कंट्री, इनडायरेक्ट टैक्सेस वर सबस्यूम्ड इनटू जीएसटी। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो कास्केडिंग इफेक्ट करने के लिए, कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है कि टैक्स के ऊपर वापस फिर दोबारा टैक्स लगता रहता है बार बार, तो इस इफेक्ट को कम करने के लिए, ठीक है, और डिफरेंट टैक्सेस को एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम जीएसटी लेके आए। तो एक एग्जांपल देखो, एक शर्ट मैन्युफैक्चरर है अगर, तो शर्ट मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, बाय रॉ मटेरियल वर्थ ₹10,000, उसने अपना कपड़ा खरीदा मान लो रॉ मटेरियल 10,000 रुपये का, और उस पर टैक्स दिया 10% जीएसटी। एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, तो 1,000 रुपीज़ उन्होंने क्या किया, टैक्स पे किया। उसके बाद शर्ट बनाई उन्होंने, ठीक है, उसमें उन्होंने जैसे 10,000 की टैक्स शर्ट लिया, रॉ मटेरियल लिया, 1,000 टैक्स दिया, 11,000 रुपये लग गए, एक और 1-2 हज़ार उसने वैल्यू एडिशन की होगी, भाई सिलवाया होगा, बटन वटन लगाए होंगे, तो 13,000 की उनकी शर्ट पड़ी उसके मैन्युफैक्चर के ऊपर पास, ठीक है, और 2,000 उसने अपना प्रॉफिट भी रख लिया, तो 15,000 की उसकी शर्ट तैयार होगी, और 15,000 की उसने शर्ट मतलब कि वो चाह रहा है कि मैं बेच दूँ, तो 15,000 की जब उसने शर्ट बेची तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगा मान लो 10% हो गया 1,500 रुपये, तो 15,000 प्लस 1,500, फाइनली जो टैक्स उसने शर्ट बेची वो बची 16,500 की। अब इसमें आप ये बात देखिए कि 10% तो पहले वो टैक्स दे चुका था, कहाँ पे, 10,000 का, ठीक है, 10,000 का 10% 1,000 रुपीज़। अब दोबारा जब टोटल कॉस्ट वापस 15,000 आई तो उसमें वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है दोबारा 10,000। अब दोबारा जब यहाँ पे 10% लग गया 1,500, तो उसमें क्या हुआ, वापस वो टैक्स की दोबारा 10% पे कर रहा है 10,000 का, जो ऑलरेडी पे कर चुका है। तो ये होता है कास्केडिंग इफेक्ट, एक बार टैक्स का पे किया और फिर जब दोबारा टैक्स लगा फिर दोबारा वो कॉस्ट इंक्लूड हुई और उसका टैक्स फिर दोबारा पे करना पड़ा, ठीक है। तो ये जो कास्केडिंग इफेक्ट है, जो मैंने आपको पिछला एग्जांपल बताया था स्टील वाला, उसमें क्या होता है, रीएम्बर्स हो जाता था पैसा, तो ये कास्केडिंग इफेक्ट किसमें कम हुआ, जीएसटी के अंदर आपका क्या होगा, कम हो गया। तो इधर मैंने लिखा कि हेयर द टैक्स इज पेड अगेन ऑन द 10,000 10,000 रुपीज, जबकि 10,000 पे ऑलरेडी वो टैक्स पे कर चुका था। तो
तो अब दोबारा जो फाइनल कंज्यूमर होगा उसको दोबारा टैक्स पे करना पड़ा। तो हुआ क्या, इससे फाइनली क्या हो रहा है कि जो कॉस्ट है ना, जो मटेरियल की, वो कॉस्ट बढ़ गई है, कंज्यूमर को क्या हुआ, और बियर करना पड़ रहा है टैक्स का। तो जो आगे मैं आपको बताऊंगा जीएसटी के थ्रू ये होगा कि कई जो गुड्स हैं और सर्विस है उनकी क्या होगी, कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो मल्टीप्लिसिटी या कास्केडिंग ऑफ टैक्स इफेक्ट है वो क्या होता है, जीएसटी के थ्रू रिड्यूस हो जाता है। अब देख लो, ये आपको याद करने कौन कौन से टैक्स जो है वो क्या सब्स्यूम हो गए जीएसटी के अंदर। तो पहले हम देखेंगे सेंटर के कौन कौन से टैक्स हैं, फिर देखेंगे स्टेट के। और ये डिसाइड कौन कौन करता है, जीएसटी काउंसिल। मैं आपको बताऊंगा आगे जीएसटी काउंसिल क्या है। तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है कि कौन कौन से टैक्स आपके सब्स्यूम होंगे जीएसटी के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर के इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से सब्स्यूम हुए हैं जीएसटी के अंदर। तो सबसे पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक्सेप्ट फ्यू फॉसिल फ्यूल्स एंड टबैको, इनको छोड़ के, कुछ फॉसिल फ्यूल्स और टबैको को छोड़ के जो सेंटर की एक्साइज ड्यूटी वो भी जीएसटी के अंदर आ गई। उसके अलावा एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज, ठीक है, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज ऑल्सो नोन एज काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटी तो लगती है, लेकिन काउंटर वेलिंग ड्यूटीज जो है, जैसे कि जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी जैसे काउंटर वेलिंग ड्यूटी, वो सब क्या होगी, अब सब्स्यूम होगी किसके अंदर, आपके जीएसटी के अंदर। उसके बाद सरचार्जेज एंड सेस लेविड ऑन द टैक्सेज एंड ड्यूटीज, सरचार्ज और सेस जो लेविड होते हैं ऑन दीज टैक्सेज एंड ड्यूटीज, इन टैक्सेज और ड्यूटीज के ऊपर जो सरचार्ज और सेस लेविड होते थे वो भी। अब देखते हैं स्टेट के इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से सब्स्यूम हुए हैं। तो एक तो हो गया वैट या सेल्स टैक्स एक्सेप्ट फ्यू फॉसिल फ्यूल एंड टोबैको, फिर एंटरटेनमेंट टैक्स अदर देन लेविड बाय द लोकल बॉडीज, फिर है सेंट्रल सेल्स टैक्स लेविड बाय सेंटर एंड कलेक्टेड बाय स्टेट्स, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेज ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, स्टेट सेस एंड सरचार्ज ऑन दीज टैक्सेज एंड ड्यूटीज। ये आपको याद करने कौन कौन से टैक्स आपके सब्स्यूम हो गए जीएसटी के अंदर। अब कुछ टैक्सेस हैं जो अभी भी सब्स्यूम नहीं हुए, टैक्सेस नॉट सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी, वो है आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स दैट आर प्राइस बिलो देयर फेयर मार्केट वैल्यू। तो कई बार क्या होती है, जैसे कि मान लो चाइना है, वो कोई उसकी वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट मान लो किसी चीज़ की बन रही है, अच्छा यूएसए से मान लो, यूएसए से कोई चीज़ आ रही है, तो यूएसए से कोई आपकी आ रही है चीज़, वो आपकी $100 की आ रही है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे क्या करती है, सब्सिडी देती है $20 की, तो वो फाइनली आपके पास यहाँ पे इंडिया में कितनी की आई, $80 की। हालांकि उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो $100 के आसपास जा रही है, पर गवर्नमेंट सस्ता बेच रही है यहाँ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना एक्सपोर्ट इंडिया में कर सके और इंडिया का मार्केट क्या कर सके, खराब डिस्टॉर्ट कर सके। तो ऐसी जो चीज़ें आती है उनके ऊपर फिर गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, वापस एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। तो ये ड्यूटी अभी भी अलाउड है। तो हम भी अगर वापस $20 लगा देंगे उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो वो क्या हो वापस $100 की पड़ेगी, और यहाँ पे जो हमारा जो मार्केट है वो डोमेस्टिक वाले डिस्टॉर्ट नहीं होगा। तो ये होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। फिर उसके बाद है सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये भी अभी तक सब्स्यूम नहीं किए। वैट ऑन एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। उसके बाद है स्टैम्प ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्सेस, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज। तो ये सब क्या है, अभी तक सब्स्यूम नहीं किए। अभी जो जीएसटी है वो 4 स्लैब में लगता है, वो है जीएसटी इज करंटली लेविड ऑन एवरी प्रोडक्ट एक्सेप्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एल्कोहल, रियल स्टेट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन 4 स्लैब्स। कौन कौन से परसेंट पे लगता है, 5% लगेगा जीएसटी, या किसी प्रोडक्ट पे 12%, या 18%, या 28%, ये 4 स्लैब है। इन एडिशन सेस इज लेविड ऑन ऑटोमोबाइल, इसके अलावा भी सेस लगाता है किस पे, ऑटोमोबाइल्स पे, ठीक है, लग्जरी, डीमेरिट और सिन गुड्स के ऊपर। सिन गुड्स वो होते हैं जिनकी नेगेटिव एक्सटर्निटी होती है, जैसे टबैको हो गया, ठीक है, लिकर हो गया, और डीमेरिट और लग्जरी गुड, इन पे भी क्या लगता है, आपका सेस लगता है। और एक कंपनसेशन सेस भी लगता है, वो किस लिए लगाया जा रहा है, कि जो भी जैसे स्टेट है पहले वो अपना टैक्स लगाती है, अब जीएसटी के अंदर उन्होंने अपनी पावर सेंटर को दे दी है कुछ टैक्सेस की, ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में उनको कहीं ना कहीं लॉस हो रहा होगा कुछ ना कुछ, कई स्टेट्स को, और कईयों को फायदा भी हो रहा होगा। तो जो स्टेट जिनको अगले 5 साल में जीएसटी लाने पे जो भी लॉस हुआ है ना, उसको कंपनसेट करने के लिए कंपनसेशन सेस लगाया गया है। तो कंपनसेशन यूज टू कंपनसेट स्टेट फॉर 5 ईयर्स। अब फीचर्स देखते हैं। इट इज अ कंजम्पशन और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लेविड ऑन द बेसिस ऑफ द डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। वही मैंने बताया, जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है या फिर जहाँ पे चीज जा रही है, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये टैक्स। द लॉ एंड द रूल इज मोर और लेस सेम अक्रॉस इंडिया। वही पूरी कंट्री में इसके जो लॉ और रूल्स के हैं सेम है। इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ इंडिया एज अ सिंगल मार्केट। द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कम डाउन। मैंने आपको बताया कास्केडिंग इफेक्ट जो हमने पहले देखा था, वो इससे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो गुड्स और सर्विसेज है इनका प्राइस क्या हो सकता है, जीएसटी आने के बाद कम हो सकता है। और सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, ये लेवी करता है सेंटर। स्टेट जीएसटी, ये लेवी करता है आपका स्टेट्स। तो आप जब भी कोई देखना गुड्स खरीदोगे, आप स्लिप मिलेगी, उस पर लिखा हुआ सीजीएसटी इतना %, एसजीएसटी। तो वो जो सीजीएसटी स्टेट सेंटर लेवी करते हैं, एसजीएसटी स्टेट लेवी करते हैं।
और आईजीएसटी क्या है, इट इज लेविड ऑन द इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, और इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर क्या होता है आपका आईजीएसटी लगता है। अब देखते हैं अगर गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है उन पे क्या है जीएसटी का रोल। तो जो इंपोर्ट होते हैं गुड्स और सर्विसेज दे आर ट्रीटेड एज अ इंटरस्टेट सप्लाई, तो इन पे क्या लगेगा आईजीएसटी लगेगा, और साथ साथ कस्टम ड्यूटी तो लगती है। द कस्टम ड्यूटी शैल कंटिन्यू, द आईजीएसटी रिप्लेसेस ड्यूटीज लेविड ओवर एंड अबाउ द कस्टम ड्यूटीज, तो कस्टम ड्यूटी तो लगेगी, पर उसके अलावा जैसे कि जो एडिशनल कस्टम ड्यूटीज जैसे मैंने आपको बताया था काउंटर वेलिंग ड्यूटीज होगी, तो इन सब की जगह क्या लगेगा आपका आईजीएसटी, और बाकी नॉर्मल कस्टम ड्यूटी तो लगेगी। अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू जीएसटी। तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में बताऊंगा। जीएसटी काउंसिल क्या है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर मेकिंग रिकमेंडेशंस टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इशू रिलेटेड टू जीएसटी। तो पहले अब बात तो आपको ये याद रखनी है, जो जीएसटी काउंसिल है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये रिकमेंडेशन देगी यूनियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, किससे, कोई भी इशू रिलेटेड हो जीएसटी से, जैसे कि कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी के अंदर आने चाहिए, क्या स्लैब रेट होनी चाहिए, क्या टैक्स रेट होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब कौन डिसाइड करता है, जीएसटी काउंसिल। इट इज चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी आपको याद रखना है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं, और इसमें जो मेंबर्स होते हैं बोथ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं। अब है नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। ये क्या होता है कि जो अगर मान लीजिए जो टैक्स का आपका जो रिफंड होता है वापस जाता है, या टैक्स रेट कम हुआ जीएसटी के अंदर, ठीक है, तो जो टैक्स रेट का जो बेनिफिट है कम होने का, वो फाइनल कंज्यूमर तक जाना चाहिए। ये चीज एंश्योर कौन करेगा, आपका नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। इट एंश्योर्स रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्स और बेनिफिट ऑफ द टैक्स इनपुट क्रेडिट इज पास्ड ऑन टू द रिसिपिएंट, तो उनके पास वो आराम से बेनिफिट जाए, ये एंश्योर करेगा आपका नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। अब है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म देखते हैं। इन द नॉर्मल सिस्टम द रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स विल पे द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड द टैक्सेस टू द सप्लायर हु पे द टैक्स पेज द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होता है, अगर आप नॉर्मल कंडीशन देखोगे तो जो जिसने गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, जो बायर है वो सेलर को टैक्स देगा, ठीक है, जीएसटी भरता है वो। अब वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को क्या, जो सेलर है उसके पास आ गया टैक्स, वो गवर्नमेंट को क्या करेगा, टैक्स फाइल करेगा, जीएसटी पे करेगा। ये हो गया आपका नॉर्मल तरीका। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है, द रिसिपिएंट पेज टू द सप्लायर एन अमाउंट विदाउट द जीएसटी, द रिसिपिएंट देन पेज द जीएसटी डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि जो सप्लायर था उससे क्या हुआ, उसने जीएसटी पे नहीं किया उसको, बायर ने सप्लायर को, और वो डायरेक्टली अगर गवर्नमेंट को पे कर रहा है, यानी कि बायर अगर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है जीएसटी, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये दिस मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल टू सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, एग्जांपल टबैको लीव्स। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं उसमें गवर्नमेंट डिफाइन कर देती है कि इसमें जो होगा ना बायर, वो डायरेक्टली हमें टैक्स देगा जीएसटी। तो ये होता है आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। और क्या होता है, इफ अ सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी देन क्या होगा, सप्लाइज गुड्स टू द रजिस्टर्ड एंटिटी देन द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वुड अप्लाई। अगर मान लीजिए, दोबारा समझिए एग्जांपल के थ्रू, कि एक सेलर है और एक बायर है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होएगा, जो बायर है वो सेलर से सामान खरीदेगा और उसको जीएसटी पे कर देगा, तो सेलर के पास जीएसटी आ गया और वो गवर्नमेंट को अपना जीएसटी पे कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कह रखा है कि कई कमोडिटीज है इन पे क्या होगा, रिवर्स चार्ज लगेगा, तो उसमें क्या होता है, जो बायर है वो क्या करता है, जीएसटी पे नहीं करता सेलर को, और वो डायरेक्टली क्या सबमिट करता है, जीएसटी गवर्नमेंट को। या फिर अगर जो सेलर है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, और जबकि बायर जो है वो रजिस्टर्ड है, तो उसने क्या किया, सेलर को तो पे नहीं किया जीएसटी, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर, तो बायर ने क्या किया, विदाउट जीएसटी गुड्स ले लिया, और वो डायरेक्टली पे किसको करेगा, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। तो ये क्या होता है आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे क्या होता है, बायर क्या करता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या करता है, जीएसटी पे करता है। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं जो डायरेक्ट टैक्सेस के हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हमने कर लिया जीएसटी, अब हम डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इनकम के ऊपर कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स लगते हैं, और यूनियन गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के। तो यूनियन गवर्नमेंट के जो इनकम के ऊपर लगते हैं वो है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ये बस आपको याद रखना है ताकि आपके एग्जाम आ जाए कि यहाँ पे ये कौन सा डायरेक्ट टैक्स है और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है, कैपिटल गेन्स टैक्स, ये किस पे लगेंगे, आपके इनकम के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट लगाएगी। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी टैक्स लगाती है इनकम के ऊपर, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेज है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, इसकी जो सीलिंग है कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है कि 2500 रुपये से ज़्यादा नहीं लगा सकते प्रोफेशनल टैक्स। उसके बाद असेट्स के ऊपर, असेट्स के ऊपर लगते हैं आपके सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो शेयर्स के ऊपर लगते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स के ऊपर, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टेट टैक्स, ठीक है। उसके बाद है आपके स्टेट गवर्नमेंट कौन से टैक्स लगाती है असेट्स के ऊपर, लैंड रेवेन्यू टैक्स लगेगा, स्टैंप या रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, और प्रॉपर्टी टैक्स इन अर्बन एरियाज। और एक्सपेंडिचर के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लगाती है, ये याद रखना, ये सारे किसके डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है। होटल रिसिप्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स क्या होता है
कि व्हेन एम्प्लॉयर गिफ्ट बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय अदर देन सैलरी। तो सैलरी के अलावा जैसे कि मान लीजिए आपको सैलरी मिल रही है और आपका एम्प्लॉयर ने आपको और बेनिफिट्स भी दे दिए, जैसे कि जिम किसी क्लब की मेंबरशिप होगी, तो इन चीज़ें जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं इनके ऊपर जो टैक्स लगता है इनको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। ये भी किसके डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। अब ये बात 2 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, ये आपको याद रखना है। जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है इज लेविड अंडर इनकम टैक्स एक्ट नॉट कंपनीज एक्ट। तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इसके अंदर लगता है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लगता है, कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं लगता। स्टेटमेंट आ जाएगी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इज लेविड अंडर कंपनीज एक्ट, तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, और वो किसके अंदर आता है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आता है। यूनियन टैक्स गोज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, लेटर डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट एज पर द फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला। ये बात भी आप याद रखना, जो भी यूनियन के टैक्स होंगे जो हमने पढ़े वो सारे जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर, और वहां से फिर वो डिवाइड होते हैं यूनियंस और स्टेट के अंदर कोई परसेंटेज, जो परसेंटेज होता है डिसाइड कौन करता है, वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा कितना परसेंट सेंटर रखेगा और कितना परसेंट स्टेट्स को जाएगा। एक्सेप्ट IGST डिवाइडेड बिटवीन GST डिवाइडेड बेस्ड ऑन द GST काउंसिल। अब एक ऐसा टैक्स है यूनियन का जैसे IGST है, वो जो होगा ना वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड नहीं करेगा, उसका कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो डिसाइड करेगा आपका GST काउंसिल के फॉर्मूला के थ्रू। तो आपको ये याद रखना है IGST का डिस्ट्रीब्यूशन कौन डिसाइड करेगा, GST काउंसिल, और जो बाकी यूनियन के टैक्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और यूनियन के बीच में कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस कमीशन। अब हम देखते हैं सरचार्ज और सेस क्या है। तो सरचार्ज इज कंप्यूटेड ऑन द टैक्स अमाउंट, ठीक है, इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स। तो मान लीजिए आपका 10,000 टैक्स है और 10% सरचार्ज है, तो 10,000 का 10% 1000, तो 1000 रुपीज़ आपको टैक्स और देना पड़ेगा, यानी कि आपको 11,000 टैक्स भरना पड़ेगा। जो भी आपका टैक्स आया, जो आपको टैक्स पे करना है, उसके ऊपर सरचार्ज लगता है। इट गोज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड नॉट शेयर विद द स्टेट। और ये क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है और स्टेट के साथ शेयर नहीं होता। जनरली नॉट हैव क्लियर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, एक्सेप्शन है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। और जनरली आप देखोगे ना सरचार्ज में और सेस में ये डिफरेंस है कि सरचार्ज का जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं होता कि जो पैसा ले लिया वो क्या कहाँ खर्च होएगा, लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तो इसमें जो पैसा आएगा वो सोशल वेलफेयर के लिए यूज होना था। अब है सेस। सेस इज कंप्यूटेड ऑन द टैक्स एंड सरचार्ज इफ एनी। तो टैक्स भरा या सरचार्ज जो लगा उसके ऊपर लगता है आपका सेस। इसमें क्या होता है, क्लियर ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है, क्लियर ऑब्जेक्टिव मेंशन। एग्जांपल कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस। तो कृषि कल्याण सेस एग्रीकल्चर के लिए यूज होगा या फार्मर्स के बेनिफिट के लिए, ठीक है। स्वच्छ भारत सेस सैनिटेशन क्लीनिंग के लिए यूज होगा। तो इनका क्या होता है, सेस के अंदर क्या होता है, जो भी टैक्स आता है, जो भी पैसा आएगा उस पर उसका ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइंड होता है। सेस गोज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फ्रॉम देयर इट मे गो टू द स्पेसिफिक फंड इन द पब्लिक अकाउंट्स, एग्जाम्पल प्रारंभिक शिक्षा कोष। तो सेस का पैसा भी कहाँ जाता है, पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, फिर वहाँ से वो कहाँ जाएगा, पब्लिक अकाउंट्स में जाएगा, और वहाँ से फिर जो स्पेसिफिक फंड है, यानी कि मान लो कोई एजुकेशन सेस है, ठीक है, तो पहले कंसोलिडेट उसमें जो भी पैसा लिया आप, कहीं से भी एजुकेशन सेस लगा, उसका पैसा आपका जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर, फिर वहाँ से पब्लिक अकाउंट्स के अंदर, फिर वहाँ से चला जाएगा प्रारंभिक शिक्षा कोष जो पब्लिक अकाउंट के अंदर ही बना हुआ है। सेस इज नॉट शेयर विद स्टेट बट कैन गो एज अ पार्ट ऑफ सम स्कीम। जैसे सरचार्ज भी शेयर नहीं होता है स्टेट के साथ, तो सेस भी शेयर नहीं होता, लेकिन एज ए पार्ट ऑफ सम स्कीम। मान लो एजुकेशन सेस ही है, ठीक है, और कोई एजुकेशन की स्कीम चल रही है सेंट्रल लेवल से डिफरेंट स्टेट्स में, तो उसके थ्रू डिफरेंट स्कीम्स में पैसा जा सकता है सेस का। ऑल्सो GST कंपनसेशन सेस इज शेयर विद स्टेट्स एज पर GST काउंसिल फार्मूला। तो एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कि GST कंपनसेशन सेस है, ये शेयर होता है किसके साथ, स्टेट्स के साथ, और इसका किसके थ्रू होता है, GST काउंसिल जो भी फार्मूला बताएगी उसके अकॉर्डिंग ये शेयर होता है। आप देखते हो कि कई बार आप पेट्रोल भरते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, ठीक, पेट्रोल या डीजल, तो उस पर भी मान लो रोड, तो जो भी उस पर लगा होता है रोड सेस लगा होता है, तो वो क्या होगा आपका, मान लीजिए रोड सेस क्या होगा, जो भी आपने डीजल या पेट्रोल खरीदा है उसके ऊपर जो टैक्स भरा है उसके ऊपर ये सेस लगाते हैं, फिर उससे जो भी पैसा आएगा आपका वो किस में जाएगा, रोड के डेवलपमेंट में आएगा। तो ये आपके क्या हो गए, सेस हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट टैक्स कोड क्या होता है। तो अभी तक देखो हमने जब GST पढ़ा था तो GST क्या था, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको सब्स्यूम कर लिया एक यूनिफॉर्म टैक्स ले आए, वो था GST। ऐसे ही जो डिफरेंट डायरेक्ट टैक्सेस है उनको उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए डायरेक्ट टैक्स कोड आया है, ठीक है। ये भी प्रपोज ही है, अभी तक आया नहीं, तो ये किस लिए, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म एक तरीके का। तो थ्रू DTC डायरेक्ट टैक्स कोड द गवर्नमेंट एम्स टू सिंप्लीफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉज इन इंडिया इनटू अ सिंगल लेजिस्लेशन। तो इसके थ्रू क्या करना चाहती है गवर्नमेंट, डायरेक्ट टैक्स जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई करना चाहती है कि एक सिंगल लेजिस्लेशन हो सारे डायरेक्ट टैक्सेस के लिए। द DTC विल रिप्लेस द इनकम टैक्स एंड द अदर डायरेक्ट टैक्स लेजिस्लेशन लाइक वेल्थ टैक्स। तो जो डिफरेंट टैक्स लेजिस्लेशन है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, उनकी जगह एक सिंगल टैक्स आ जाए, ये जाते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड के थ्रू। द फर्स्ट ड्राफ्ट बिल वॉज रिलीज इन 2009। तो जो पहला ड्राफ्ट जो बिल था इसका DTC का वो 2009 में आया था। इन 2017
द गवर्नमेंट सेटअप एन एक्सपर्ट कमिटी हेडेड बाय अखिलेश रंजन टू ड्राफ्ट अ न्यू डीटीसी। तो 2009 के बाद काफ़ी टाइम हो गया था, 2017 में चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग एक नया डीटीसी कोड बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी अखिलेश रंजन के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, अखिलेश रंजन के अंदर न्यू डीटीसी की कमेटी बनी थी। तो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की थी इसको फिनेंस मिनिस्टर को 2019 के ऊपर। तो ये था आपका डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।